हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। वैसे आज ये पूछना कि आप लोग कैसे हो बहुत सही बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं जान सकता हूं कि आप लोगों के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, है ना। 11th के पेपर्स ओवर हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पेपर्स बचे होंगे। हो सकता है बच्चे हो 10% बच्चों के बचे होंगे, बट ज्यादातर बच्चों के हो चुके होंगे एंड वो लोग अब मस्ती करने के मूड में होंगे। क्यों? मार्च आ चुका है, मार्च एंड होगा, अप्रैल भी एंड होगा और वो लोग सोचेंगे फिर जाके हम अपनी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करेंगे आफ्टर 12th। जैसा कि बच्चों में बताऊं आपको कि अब जो जनरेशन चल रही है ये बहुत ज़्यादा अवेयर है। पहले इस टाइम में ऐसा नहीं था, बच्चों को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी 11th क्लास के बाद क्या करना है, क्या बेस की ज़रूरत है, क्या नहीं है। इवन आज की डेट में तो 9th क्लास से इवन 8th क्लास से बच्चे आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं, करेक्ट। लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं रहती थी, लेकिन आपकी डेट में ये बहुत अच्छी बात है, सबको नॉलेज रहती है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आज का टॉपिक क्या है। 11th के ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट जो क्लास 12th के लिए ज़रूरी है। हम क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले क्या क्या चैप्टर्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये बात तो असल में सब बच्चों को पता होती है। मेरी बात से अग्री करते हो? सबको पता होती है कि हाँ 11th क्लास एक बेस होता है फॉर 12th क्लास। लेकिन इसमें से 40 to 50% बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं एंड 50% होते हैं जो इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते, इवन आफ्टर नोइंग कि 11th क्लास इज इंपॉर्टेंट, 11th का बेस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके लिए आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, आपको समझ आएगा। पूछो क्यों? अगर मैं डायरेक्टली आपको चैप्टर्स बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो बात तो वही हो गई, ये चीज़ तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ हमें करनी क्यों है, हमको क्यों 11th का बेस ज़रूरी है, ये आपको ज़रूरी है जानना। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मानिए आप एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी एक नए कंट्री में जाना चाहते हैं घूमने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी बच्चों? सबसे पहली चीज़ ये होगी कि मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा कि वहाँ कैसे जाया जाएगा। देन मैं उसकी प्लानिंग करूँगा एंड प्लानिंग करने के बाद मैं उसके लिए सारे ज़रूरत की चीज़ों को रखूँगा। ठीक है, तो पैकिंग हो गई मेरी, फर्स्ट चीज़ मेरी पैकिंग हो गई। अब सुनना, पैकिंग में आपको जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रख सकते हो? वाटर बॉटल, है ना, खाने के लिए कुछ सामान, कपड़े, और क्या रख सकते हो? मान लीजिए आप जहाँ जाना चाहते हो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश होती है, करेक्ट, तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके जाएंगे। ठीक, और ये मान लीजिए फॉर बोर्डिंग पर्पस आपको आपके आधार कार्ड की भी ज़रूरत है, तो आप आधार कार्ड भी लेकर जाएंगे, करेक्ट। तो जो बच्चे या जो लोग इन चीज़ों को लेकर जाएंगे तो उनके लिए ट्रिप, यहाँ से ट्रिप की प्लानिंग, यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करने तक, देन उसके बाद वहाँ पहुँच कर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उनको जब प्यास लगेगा पानी मिलेगा, जब खाना खाना है खाना मिलेगा, जब उनको एंट्री के लिए आधार कार्ड दिखाना है वो भी दिखा देंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला भी उनके पास है। उनको कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अब सुनिए, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पता है क्या सोचते हैं, यार ट्रिप पर जाना है, चल देंगे, देखा जाएगा जो होगा। पता है उन्हें प्लानिंग करनी है लेकिन नहीं करी, है ना। चले जाएंगे ट्रिप पर, फिर क्या होगा? प्यास लगी, मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए बच्चों, आपको प्यास लग रही है और ट्रेन हमारी रनिंग है, 3 घंटे तक रुकने नहीं वाली है। हाँ पता है, काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे कि हम ट्रेन में ही खरीद लेंगे पानी की बोतल सर, लेकिन मान लीजिए उस कार में पेंट्री कार ही नहीं है, आप क्या करोगे? 3 घंटे क्या करोगे? आप परेशान होगे 3 घंटे, आप सोचोगे कि क्या करें, अब क्या करें, प्यास कैसे बुझाएं। आसपास के लोगों को एक्सक्लूड कर दो जो आपको पानी दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उनके पास भी नहीं है, भूल जाओ। आप उस टाइम क्या करोगे? आप उस टाइम क्या करोगे मुझे आप बताइए। आप परेशान होने के अलावा आपके पास कोई रीज़न नहीं बचेगा, क्योंकि जिस टाइम आपके पास टाइम था पैकिंग का आपने नहीं करी, लेकिन आगे जाके आप पैकिंग का आप सोच रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तब आपके पास परेशानी के अलावा और कुछ नहीं होगा, आपको टेंशन होगी, आप ये सोचोगे कि अब मैं आगे क्या करूँ, अब मैं पानी कहाँ से पीऊँ, है ना। फिर आपको डिप्रेशन सा फील होगा और कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब भी हो सकती है ना। सेम चीज़ बच्चों में आपको यहाँ रिलेट करना चाहता हूँ, है ना। 12th क्लास हमारी एक नई जर्नी है बच्चों, ये एक ट्रिप है हमारी जो हमें स्टार्ट करनी है, और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। वो क्या चीज़ है? 11th क्लास, जिसको हम बेस बोलते हैं बच्चों, ठीक है, बेस बोलते हैं। इन चैप्टर्स को, किन किन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इनमें 11th क्लास में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। प्लस उन चैप्टर्स में किस किस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, जो आपको बहुत ज़रूरी है वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसकी फीलिंग लेना ज़रूरी था बच्चों। फीलिंग लेना क्यों? अगर आप उस ट्रिप की तैयारी ही नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे उस ट्रिप के लिए ले जाना ज़रूरी है। ट्रिप इज़ क्लास 12th एंड प्रिपरेशन जो हमारी पैकिंग थी इज़ क्लास 11th, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को नहीं ले जाओगे, मान लीजिए क्लास 12th का कोई एक ऐसा चैप्टर है जो 11th क्लास से रिलेट हो रहा है, उसके काफ़ी टॉपिक्स आ गए, अब आप उस टाइम क्या करोगे बच्चों? जिन बच्चों ने ट्रिप की पैकिंग की होगी, फॉर एग्जांपल 11th के लिए पढ़ लिया होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसको ईजिली आगे बढ़ जाएंगे,
और जिनने नहीं किया होगा उसके पास टेंशन प्लस परेशानी के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। वो ये सोचेगा मैं 11th पहले पढ़ूं जिससे मैं 12th का समझूं, या मैं 12th पढ़ूं। अगर 11th पढ़ने बैठ गया, 11th के टॉपिक देखने बैठ गया, तो 12th का क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। तो इसी वजह से हमको मस्ट है जो चैप्टर्स मैं आपको आज बताने वाला हूं वो करना, ठीक है। अब किस प्रोसेस में करने वाला हूं वो भी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि आपके 95 प्लस मार्क्स कंफर्म है, कंफर्म फ्रॉम माय साइड, ये कंफर्म है। और ये कैसे होगा? आपकी वजह से होगा। पूछो कैसे? जो चीज मुझे आपसे चाहिए वो ये है कि 11th के कुछ चैप्टर्स जो मैं आज बताऊंगा वो आप डन तैयार कर लीजिए, ठीक। उसके बाद 12th मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपके 95 प्लस कैसे लाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलो, तो आज अपन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं आपको ये मान के चलता हूं कि दो टाइप के बच्चे, ठीक है। पहले मैं ये मान लेता हूं कैसे। एक तो फुली प्रिपेयर्ड है, ठीक, जो ऑलरेडी उनका 11th क्लास बिगड़ा नहीं है और पूरे अच्छे तरीके से फुली प्रिपेयर्ड है, करेक्ट। तो वो लोग बच्चे तो फॉर 12th क्लास इन है। कैसे इन मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको छोड़ दो, उनका तो तैयार है। लेकिन एक और बोल दी मैंने कैटेगरी, वो है नथिंग प्रिपेयर्ड। नथिंग प्रिपेयर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा जानकारी जरूरी है, क्योंकि वो मस्ती मारने का सोच रहे थे और सर ये क्या लेकर आ गए आप। जरूरी है बच्चों, जरूरी है ना, फॉर 12th क्लास। उनका कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है। इनको भी इन मैं कराऊंगा ना, इनको इन कराना है ना, इसीलिए तो आज बात कर रहे हैं। इनके लिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन बच्चों के लिए जिनका कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करके रख लो, जिससे 12th क्लास आपकी इजी वे में चली जाए, है ना। इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज प्लीज रिवाइज करते रहिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका बेस बहुत अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं अभी आपके लिए यह बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो कि आपके 12th में आने वाले हैं उनके नाम क्या है और कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी 12th क्लास में। उसके बाद फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा जिसमें 11th प्लस 12th के चैप्टर्स होंगे, और उसमें आपको सबसे पहले ये पता लगेगा कि किस 12th के चैप्टर में 11th के किस किस चैप्टर्स का यूज होना है, ठीक। फिर उसके बाद एट द एंड मैं 11th के टॉपिक्स बताऊंगा कि हर चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना बहुत जरूरी है। कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है हमारा शेड्यूल बच्चों, ये हमारी यूनिट दी गई है, ये मेरी यूनिट है, ये यूनिट 1 है, और इसके अंदर 2 चैप्टर है, ठीक। और वो चैप्टर्स क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज की सारी बातें होने वाली हैं बच्चों। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो यूनिट है, चार्ज क्या होता है, उनके बीच में फोर्सेस क्या लगती है, फील्ड्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, मतलब एक चार्ज की ताकत क्या होती है। फिर कैपेसिटेंस पर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा मैं मानता हूं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको दिखने वाले हैं। फिर दूसरी यूनिट आपको जो दिखेगी बच्चों वो है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ही चैप्टर है, ठीक है। और ये पूरी यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के हमारा आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? 15 मार्क्स का आने वाला है, ठीक। सेम ऐसी थर्ड वाले में देखिए बच्चों, थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें पहले चार्जेस की बात होगी, दूसरे चैप्टर में बार मैग्नेट की बात होगी, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस चार्ज की बात होगी, या रोटेशनल ईएमएफ भी आएगा, है ना, नॉर्मल ईएमएफ भी आएगा जो इंड्यूस चार्ज की वजह से बनता है। और उसमें एसी में भी बात होगी, तो उसमें आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट के बारे में बात होगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात होगी, करेक्ट। अभी आप इस चीज पे ध्यान मत दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आरसी एलआरसी। मैं मानता हूँ अगर आपको नहीं आती ये चीजें, थोड़ा बहुत सुन रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये टोटल ये यूनिट कितने मार्क्स की हो जाएगी बच्चों? ये दोनों यूनिट मिला के 16 मार्क्स का आपको आने वाला है। फिर इसके बाद अगली 2 यूनिट मिला के आपको 17 मार्क्स का आएगा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएगा, और यहाँ पर ऑप्टिक्स आ जाएगा, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें क्या आ जाएगा? वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये पूरी यूनिट मिला के आपको 17 मार्क्स का आने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद 2 यूनिट और मिलाया जाएगा। देखो बच्चों, यहां से जो यहां तक का जो पार्ट है ना, ड्यूअल नेचर से लेके हमारा सेमीकंडक्टर तक, ये पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों,
मॉडर्न फिजिक्स में आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, चलो इसको भी मॉडर्न फिजिक्स में लेना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल जो आपके जो मार्क्स दिख रहे हैं, आपको टोटल कर दूं अगर इनको 22 मार्क्स, ये आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। पूछो क्यों नहीं जाने वाले? मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस सीधे के सीधे फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं और उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मतलब उतनी डेप्थ में नहीं जाना पड़ता। अगर आप ऊपर ऊपर से भी कॉन्सेप्ट समझ के रखे हो, प्लस उसके बाद अगर आपको इसकी नॉलेज भी है नॉर्मल, मतलब फॉर्मूलाज भी पता है, तो आप इजी वे में इसको कर दोगे। मॉडर्न फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपका कितना पार्ट कवर हो रहा है? 7 से लेके 9th यूनिट तक, इवन 10th भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा पार्ट आपका सेमीकंडक्टर का, आपका 22 मार्क्स तो फिक्स है, ये पूरा का पूरा फिक्स है। ठीक, अब बचा क्या? जो आपका 17, 16 और 15 मिला लेंगे और ये टोटल पूरा करो, इस साइड का पूरा टोटल और इस साइड का पूरा टोटल, तो ये होता है टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर। 70 मार्क्स। तो बचे 30 मार्क्स कहां गए? 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके स्कूल से प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स रहेंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत? 70 मार्क्स का पेपर है, राउंड ऑफ करके वो कैसे ना कैसे करके उसको कन्वर्ट करेंगे, बट हमारे टोटल मार्क्स 70 में कन्वर्ट होंगे। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सुनो अब मेरी बात। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कैसा टॉपिक? ये चीज देखो, यहां पर मैंने सारे के सारे 12th के क्वेश्चन वो लिख रखे हैं, चैप्टर्स, यहां पर मैंने 11th के चैप्टर्स लिख रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 12th के किस चैप्टर में 11th के किस चैप्टर का यूज होने वाला है। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक, सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 11th की जो टर्म 1 की आपकी बुक थी ना, उसमें से अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशन हटा दूं, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड ग्रेविटेशन, तो बाकी जो चैप्टर बचे वो सबको मिला दूंगा, तो हमारा क्या बनता है? मैकेनिक्स। और उसी चीज को मैंने बच्चों यहां लिख रखा है। देखो आप, ये क्या लिख रखा है मैंने? काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बच्चों? मैकेनिक्स। ठीक है, सारी चीजें मैकेनिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों जिस 11th के पोर्शन का यूज होना है वो है मैकेनिक्स प्लस एसएचएम। किस किस का होगा? एक तो मैकेनिक्स का होगा, प्लस एसएचएम का भी होगा। तो एसएचएम मैं यहां से लेके जा रहा हूं, देखिए इसको ऐसे किया और ये लेके आ गया एसएचएम। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब यूज कैसे होगा ये बताओ। सुनो, देखो बच्चों, मैकेनिक्स में भी जरूरी नहीं है सारे पार्ट का। मैकेनिक्स में मान लो काइनेमैटिक्स का मैं पूरा का पूरा यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा दूंगा आपका। कैसे? अगर मैं काइनेमैटिक्स की बात करूं तो वहां पर क्या करते थे, एक बॉल को प्रोजेक्ट कराता था विद सम वेलोसिटी v0 मेकिंग एन एंगल थीटा, तो बॉल मेरी ऐसे मूव कर जाती थी। कैसे? ऐसे मूव कर जाती थी। तो उससे होता क्या था? और मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, उसकी जगह मैं यहां पता है क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूंगा और एक चार्ज पार्टिकल ले लूंगा। सेम सारे कॉन्सेप्ट काइनेमैटिक्स के लगा दूंगा। समझ आया? तो इस टाइप से मैं चीजें करूंगा 11th क्लास में। हो सकती है, मतलब इसका यूज कहीं ना कहीं है। और एसएचएम भी आ जाएगा। एसएचएम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर चैप्टर में एसएचएम लगा दूंगा आपके लिए, हर चैप्टर में। ठीक है, तो यहां से आपको क्या चीज याद रखनी है कि एटलीस्ट अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो एटलीस्ट 30 to 35% मेरा मैकेनिक्स प्लस एसएचएम का मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनने वाला है। ठीक है, 30 to 35% क्या है? काइनेमैटिक्स और एसएचएम दोनों को मिला के टोटल कॉन्सेप्ट्स अगर हैं, उसमें अगर आप 30 to 35% पढ़ लेते हो, उनकी एप्लीकेशंस, उनके वेज, उनकी चीज़ें कैसे लगाई जाती हैं, 30 to 40% ही मान लो, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम बन जाएगा, आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं मैं बात करूं किस चीज़ की, यहीं मैं बात करूं, अच्छा चलो इस लाइन को मैं यहां मिला देता हूं बच्चों, इसको हटा के इस एसएचएम को मैं यहां मिला देता हूं, सीधे मैकेनिक्स में मिला देता हूं। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा मैकेनिक्स प्लस एसएचएम सारे चैप्टर्स में लग रही है। ठीक, और यहीं अगर इसकी बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 10% पार्ट कवर होता है दोनों चैप्टर्स का मिला के। दोनों चैप्टर के 10% अगर मैं मान के चलूं तो कहीं ना कहीं 10% काइनेमैटिक्स प्लस एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कैपेसिटेंस में भी जब जाते हैं तो यहां पर भी कहीं ना कहीं 10% यूज हो जाता है। 10% क्यों बोल रहा हूं? जैसे इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आएगा बच्चों, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा हमारा किस चीज से?
कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट से जब हम वहाँ पे एनर्जी कंजर्व करते थे और मोमेंटम कंजर्व करते थे, तो वहाँ ना कहीं हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, चलो फिर तीसरी चीज देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको बच्चों में कितना बोलूंगा पता है? 15% मान लो, एटलीस्ट 15 to 20% मान लो। चलो, इसका पता है यूज कहाँ है? मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन। मैकेनिक्स का जो सर्कुलर मोशन है उसका मैं यूज करा दूंगा इसमें। कैसे कराऊंगा अब वो आपको आगे पता लगेगा कि तो इसका जो सर्कुलर मोशन होने वाला है, मतलब सर्कुलर मोशन की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ भी होती हैं, वो इसमें लग जाएंगी सारी की सारी। किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। वहां पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ले लूंगा और एक पार्टिकल को वेलोसिटी दे दूंगा, वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बात किसकी करूंगा बच्चों में? सीधे सीधे सर्कुलर मोशन की। तो यहां से पता लगा, ठीक है। ईएमआई और एसी की बात करूं बच्चों, तो यहां पर भी मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट तो है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के लिए, तो हाँ एटलीस्ट 10% तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज का यूज आने वाला है। ठीक, पक्का। चलो, अब बात आती है बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, जो 12th का चैप्टर है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कोई भी 11th का पोर्शन दिक्कत नहीं देगा। मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए कोई भी 11th का पोर्शन हमें जरूरी नहीं है, इतना अर्जेंट नहीं है कि हमको बिल्कुल मस्ट है करना, कि करना ही पड़ेगा, कुछ जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिद पे ही अड़ गए हो तो मैं यहाँ के भी कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ क्वेश्चन बना सकता हूँ, है ना, यहाँ की भी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ। यही फिजिक्स की बहुत अच्छी चीज है। फिजिक्स को आप कहीं भी मिला सकते हो, आप पुराने कॉन्सेप्ट को मिला के नए चैप्टर्स में यूज कर सकते हो, है ना। तो ये फिजिक्स में पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो जरूरत नहीं है, हमारा काम बन जाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डायरेक्टली। ठीक है, इसके लिए किसी भी 11th क्लास के चैप्टर की जरूरत नहीं है। आप सुनो, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा मिलता है बच्चों मेरा मैकेनिकल वेव से, एटलीस्ट 40 to 50% पार्ट। अब इसमें क्या क्या करना है वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। मैकेनिकल वेव्स में आगे बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए मान लो एटलीस्ट 40 to 50% पार्ट इसमें लगेगा। यहां एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैंने आपको पूरा मैकेनिकल वेव्स पढ़ाया बच्चों, वहां पर मैंने आपको एक चीज जरूर नोटिस कराई थी कि जो ट्रैवल करता है वो होती है एनर्जी, मतलब डिस्टर्बेंस होता है एक टाइप का, वो ट्रैवल करता है। तो मैंने कितने टाइप के डिस्टर्बेंस बताए थे आपको? एक तो डिस्प्लेसमेंट का हो सकता था, साउंड वेव्स की कंडीशन में प्रेशर का डिस्टर्बेंस हो सकता है, डेंसिटी का हो सकता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज समथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ आया? तो कहीं ना कहीं ये वेव से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब सुनिए मेरी बात, तो यहां पर आपको मैकेनिकल वेव्स का एटलीस्ट 40 to 50% पार्ट करके रखना है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पर 3 स्टार मार्क कर लो। अगर आपने मैकेनिकल वेव्स नहीं किया है तो मेरी बात मानो, इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत दिक्कत। ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये तो मस्ट, अरे मैकेनिक्स तो मस्ट है ही है, इसके लिए मत सोचो, ये सारी चीज मस्ट है, लेकिन इसकी चीज बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है बच्चों, ये आपको जरूरी है करना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है मेरा, ये पूरा मेरा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स। और एक चीज और जान लीजिए, इसमें से अगर मैं चाहूं तो एटम्स एंड न्यूक्लियस में जैसे बोर न्यूक्लियस वगैरह आएगा ना, बोर मॉडल वगैरह आएगा, तो उसमें जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं सर्कुलर मोशन का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ का भी मैकेनिक्स का भी इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 to 15%। एनर्जी का भी यूज हो सकता है, एनर्जी का भी, आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं वो कैसी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का भी सीन आ सकता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई आपको कि कहाँ से क्या क्या जुड़ सकता है, किस चैप्टर में क्या क्या आ सकता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने डिटेल में देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है, मोटी मोटी बात कर लेते हैं। ये भी मोटी मोटी बात है, देखो यहां पर भी लिख देता हूं मैं 10%। ठीक है, इस चीज को अगर आप चाहो, और इधर भी एक 3 स्टार मार्क कर दो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर 3 स्टार करना है मैकेनिक्स में भी, तो सर्कुलर मोशन पे कर दो बच्चों 3 स्टार। ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड काइनेमैटिक्स, मेरे हिसाब से तो काइनेमैटिक्स। ठीक है, पक्का। चलो, मतलब मैकेनिक्स पूरा मस्त है, लेकिन इन पे ज्यादा ध्यान देना है, इन पे, इसको भी ले लो। ठीक है, चलो, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या जो भी लेना ले लो। यहाँ पे सारे 11th के चैप्टर्स हैं, यहाँ पे 12th के चैप्टर्स हैं, और किस में कितना चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है मैंने आपको बता दिया।
चलो आगे भी आप इस स्लाइड को पूरी डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेना, क्योंकि यहां पर आगे भी आपको बताने ही वाला हूं मैं। चलो अगले में आओ, अगले में अब मैं क्या बात करने वाला हूं, अब हर चैप्टर का बेसिक बताने वाला हूं, ठीक है, बेसिक। तो जैसे एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है ना बच्चों, एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, स्टार्टिंग का दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है स्टार्टिंग का, जैसे चैप्टर्स दिए हुए हैं वैसे ही मैंने इसको उतार दिया है। अब यहां पर आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है, तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट एंड मेजरमेंट में बच्चों नॉर्मल जैसे मैं आपको बताऊं तो डायमेंशन फॉर्मूला, ये तो नॉर्मल चीजें आना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला कि निकाला कैसे जाता है, करेक्ट। एंड एरर एंड मेजरमेंट, अगर एरर की बात करूं तो थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि एरर कैसे निकाली जाती है ना, क्योंकि वो तो कहीं भी यूज हो सकती है, ठीक है। अच्छा इस चीज को अगर मैं छोड़ दूं तो आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स एक चीज होती है। अब आप बोल रहे हो कि अरे सर क्या बता रहे हो, हमको तो पता ही है, तो फिर क्यों नहीं कर पाते क्वेश्चंस? इसका इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों है इंपॉर्टेंस? बेसिक मैथमेटिक्स में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे चाहता हूं कि एटलीस्ट आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट वगैरह कैसे करते हैं, है ना, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, साइन फंक्शंस का क्या होता है ना। ऐसी में इंटीग्रेशन आपसे रिक्वायरमेंट है मेरी, इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, ज्यादा नहीं लेकिन बेसिक, बहुत अच्छे का मतलब बेसिक है। और उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब समझो मेरी समझ से कहने का मतलब, जैसे अगर मैं आपको बात करूं बच्चों, ऐसे बताता था ASTC, अगर मैं बात करूं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो दैट इज पाई प्लस थीटा, टेन आ रहा है तो माइनस साइन थीटा होता है। बोलो ये बात करता था मैं? बिल्कुल करता था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, थोड़े बहुत साइन के फंक्शंस वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे वो 11th में भी हेल्प करते हैं और यहां भी हेल्प करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद एक चीज और आ जाती है बच्चों, जो है वेक्टर्स। यही बता देता हूँ वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जिसको भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ना, पढ़ लो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ लो। सुनो यहां पर आप क्या करोगे वेक्टर्स में, भाई डॉट प्रोडक्ट देख लो। नीट वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों में, फिजिक्स वाली चीज़ों में, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्मल, है ना, वेक्टर्स के साइंस वगैरह, और किसी दो वेक्टर्स का समेशन कर देंगे तो क्या होगा, एडिशन कर देंगे तो क्या होगा, किसी एंगल पे है तो कैसे, वो सारी चीज़ें आपको पता करनी है, ये मैंने अलग से बता दिया आपको, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब सुनो, अब हमारे एनसीईआरटी में जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करके दिया हुआ है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वो क्या है, देखो वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड दूसरा है चौथा मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को अगर मैं मिला के बोलूं तो इसी को बच्चों हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है, काइनेमैटिक्स। और सुनना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को 1D बोल दो, मोशन इन अ प्लेन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, मोशन इन अ प्लेन में ही हमारा सर्कुलर मोशन भी एडेड है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अगर आपको मैं यहां बात करूं आपको क्या क्या करना है, तो वो आप देख लीजिए। काइनेमैटिक्स में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको यही बता रहा हूं क्या क्या जरूरी है, एक्सेलरेशन क्या होता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद एक और चीज, आपने इक्वेशंस देख रखी है, v = u + at, देखी हुई है, बिल्कुल। और क्या होती है, s = ut + ½ at²। और क्या होती है बच्चों, और क्या होती है बोलेगा कोई, v² = u² + 2as। अरे भाई मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं क्योंकि सब बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, इन इक्वेशंस को तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है। इन इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ आया। चलो इतनी सारी चीजें जानने के बाद एक चीज और आ जाओ, जब हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। उसकी क्या नॉलेज चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे आप टाइम पीरियड वगैरह निकालते हो, तो थोड़ा सा उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। देखो ये तो मस्ट है बच्चों, मैकेनिक्स चल रही है पूरी, है ना, क्या टाइम पीरियड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट,
करेक्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और एक चीज और आ जाएगी यहां पे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, अब आपने ये चीज मेरे से पढ़ी नहीं है टर्म 1 से, अगर पढ़ी होती तो पता है इनको रटने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको इसका बिना फॉर्मूला बताए आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर देता। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैंने एक पार्टिकल को जमीन से, किसी एक बॉल को जमीन से ऊपर फेंका, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो कितना टाइम लगेगा उसका ऊपर से नीचे आने में? 6 सेकंड। 40 से फेंका तो 8 सेकंड, है ना? 25 से फेंका तो 5 सेकंड। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, वो आपको बता दूंगा। समझ आ रहा है? तो ये चीजें आपको मस्ट है, ये सारी चीजें आपको जरूरी है। ठीक है, तो यहां से आपका काइनेमैटिक्स कंप्लीट हुआ। आप सुनो, आप रिलेट कैसे कर रहे हो, मैं बता रहा हूं कैसे। यहां पर जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपसे बोला था कि इसमें 30 to 40% मैकेनिक्स प्लस एचएचएम यूज होगा और इसमें मैं काइनेमैटिक्स को जोड़ दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो इन टॉपिक्स को करना जरूरी है क्योंकि यहीं से वो जुड़ के चीज बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, समझ गए? चलो, लॉज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो इसमें सबसे पहली चीज आएगी बच्चों क्या? एलएनएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां मैं बात करूं तो आएगी, हमें न्यूटन्स के सारे लॉज पता होने चाहिए, है ना, उनके मीनिंग क्या होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, इसके लॉज जब पता लग जाएंगे फिर हमको क्या पता होना चाहिए? दूसरी चीज, फ्री बॉडी डायग्राम, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, एफबीडी जिसको हम बोलते हैं। और एफबीडी बनाने का मतलब समझते हो? किस फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, उनका एंगल कैसे लेना है, फिर उसको फोर्स बैलेंसिंग भी करना आना चाहिए। तो यहां पे लिख दूं क्या? फोर्स बैलेंसिंग। और उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? अरे इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पर एफ नेट मेरा 0 हो। ठीक है, ये सारी चीजें पता करनी होती है। और इसके बाद एक चीज और आ जाएगी बच्चों इसमें, इसी में आपको मिलेगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन ही बच्चों दो टाइप के होते हैं, अगर आपको पता हो तो। एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक, है ना? तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, म्यू एन, ये म्यू के। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, म्यू एन एंड म्यू के। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पता होना चाहिए। ठीक, यहां पर एक चीज और छूट गई बच्चों, देखो काइनेमैटिक्स में क्या, मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? सर्कुलर मोशन। तो यहां पर मैं इसको सर्कुलर मोशन भी यहां पर लिखूंगा, सर्कुलर मोशन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, और इस पे तो मैं 3 स्टार मार्क करूंगा क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत है आगे जाके। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ जाएगा, फिर न्यूक्लियस में भी आ जाएगा, न्यूक्लियर एंड एटम्स में भी आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है हमारा वर्क पावर एनर्जी। अब आप बोलोगे वर्क पावर एनर्जी में ऐसा क्या है सर? तो यहां पर भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की? सबसे पहले तो एनर्जी की होनी चाहिए, किस किस टाइप की एनर्जी होती है, कब कहाँ कितनी एनर्जी होती है, कैसे निकाला जाता है, ये बेसिक नॉलेज। फिर इसके बाद वर्क और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? जैसे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, क्या निकल के आता है? डेल्टा के ई। ये कैसे आया बाद में पता लगेगा, छोड़ दो। और क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेज की वजह से वर्क डन क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो इसके बाद हमें और क्या चीज पता करनी है कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, समझ आया? पक्का ये चीजें हो जाएंगी। और एक चीज और याद कर लेना बच्चों, अगर आपको याद हो, इक्विलिब्रियम, इसमें भी हम बात करेंगे। इसमें कैसा इक्विलिब्रियम? कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। ठीक है, ऐसे टाइप की। और एक न्यूट्रल भी होता है इसमें। ठीक है, समझ आया? चलो ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बच्चा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, इसमें होती है एनालॉगी। एनालॉगी का मीनिंग मतलब आपको बता दूं, देखो इसमें सेंटर ऑफ मास, ये क्या चीज है? सेंटर ऑफ मास। तो इसमें क्या बोलूंगा मैं? सबसे पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज मैं क्या बोलूंगा? एनालॉगी
एनालॉगी में कैसे बोल रहा हूं, देखो सुनो, जैसे मान लीजिए अगर मैं एनालॉगी की बात करूं, एक तो लीनियर मोशन हो सकता है, रोटेशनल में क्या होता है, लीनियर मोशन, और एक रोटेशनल, दोनों भी हो सकते हैं साथ में, रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, लीनियर मोशन में क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। वहां पर क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू ma, यहां पर क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको निकालना आना चाहिए। इतना मस्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है, होता क्या है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इतनी चीज आपको आ जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। और अगर आप ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो वो चीज भी आप कर सकते हैं कि साथ में दोनों रिलेशन हो रहे हैं, लीनियर और रोटेशनल, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना भी जान लोगे तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर पे। बच्चों ग्रेविटेशन की कोई जरूरत नहीं है, जबकि ये तीनों चैप्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, तो इन तीनों चैप्टर्स को मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, इनकी कोई इतनी हमें जरूरत नहीं है। इसको क्या क्या लिखूंगा, तीनों को एक्सक्लूडेड। वैसे देखो मैंने बोला ना, अगर कोई अपनी बात पे ही अटक जाए कि नहीं हमें तो इंक्लूड कराना है, तो भैया मैं फिजिक्स का किसी भी टॉपिक्स को कहीं भी इंक्लूड करा दूंगा, लेकिन इसको अभी के लिए एक्सक्लूडेड करेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्लास 12th के लिए इसकी, ठीक है। जैसे लेकिन नॉर्मली थोड़ा बहुत आप रख सकते हो, सॉलिड्स के लिए आप क्या याद रख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ना, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटीड हूँ। चलो 3 चैप्टर आपके यहाँ पे डाउन हुए, उसके बाद आपके ये 3 चैप्टर्स और आ गए। देखो ये पूरी की पूरी यूनिटी बच्चों हीट की है, किसकी यूनिट है, हीट की, और ये यूनिट अपने आप में ही अलग चलती है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ोगे सबसे पहले, फिर थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, इसको हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ा था, याद है, इसको मैक्रो प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ा था, सिस्टम की मैक्रो प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें। और ये माइक्रो के लिए पढ़ा था, वॉल्यूम, वेलोसिटी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना, किसी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। और ये तो पूरा का पूरा हीट ही है ना, तो ये हीट की यूनिट है, इसका भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको भी मैं अभी के लिए क्या बोल देता हूँ, एक्सक्लूडेड, ठीक है। एक्सक्लूडेड का मतलब ये मत मानना भूल जाना है, अरे भैया भूलना नहीं है, मेरा मतलब है कि 12th में इसकी इतनी अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चे 2 चैप्टर्स और बचते हैं, ऑसिलेशन तो खुद ही एक चैप्टर है बच्चों, SHM जिसको हम जानते हैं, SHM, ठीक है। SHM में आपको क्या पढ़ना है, मेरी समझ से मानो आपको SHM छोड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना आपको SHM में। देखो अगर SHM की बेसिक चीजें जानना चाहते हो तो मैं आपसे सबसे पहले बोलूंगा, आपको भैया टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। टाइम पीरियड के लिए मैंने क्या बताया था, कोई रिवाइज करना चाहेगा 1 सेकंड के अंदर। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी SHM का, पहले तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो, वहां पे उसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन आती है फोर्स की, ठीक। फिर उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेसमेंट x, उसके बाद नेट फोर्स लिखो, देन उस नेट फोर्स को F इक्वल्स टू माइनस KX के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अगर वो आ जाती है तो SHM करता है, उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ये जब निकल जाता है उसके बाद SHM की इक्वेशन पता करो, इक्वेशन कैसे आती है ना, उसमें ओमेगा क्या होता है, ए क्या होता है, फाई क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें पता है, उसके बाद आपको फिर एनर्जी की भी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए इसमें, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम मिनिमम मैक्सिमम होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। मेरी समझ से मानिए SHM को तो आप मस्ट कर दीजिए यार बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है ना मस्ट, ध्यान है, देखो मस्ट करा रखा है SHM को, है ना, तो इसको तो नहीं छोड़ सकते। और वेव्स तो हमारा पूरा मैकेनिकल वेव्स ही है, जिसपे तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स टिका हुआ है, क्या आप इसको छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। सुनो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पता है क्या है, इंटेंसिटी। अब सुनो, इसमें आपको अगर याद हो तो मैंने पहले एक पूरे लेक्चर में एनर्जी बताई, एनर्जी से मैं पावर पे पहुंचा, पावर से मैं इंटेंसिटी पे पहुंचा, याद है। तब इंटेंसिटी निकल के आती है तो हमारे पास क्या आ जाती थी, I नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई आई थी, हाँ। और वहां से हमने A के लिए क्या निकाला था, A नेट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का अंडर रूट, ठीक है। और tan थीटा कैसे निकालना सिखाया था हमने, वो भी आपको पता है,
ठीक है। तो वहां से हमको इंटेंसिटी की बहुत जरूरत है। वहां से अगर इंटेंसिटी आपको पता होगी तो आपको ये पता लग जाएगा कब मिनिमा होगा, कब मैक्सिमा होगा, कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। जब ए मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी कैसी होती थी, मिनिमम होती थी, है ना, नोड बनता था तब। समझ आया? ठीक है। तो वेव्स के लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। और यहां पर भी एनर्जी के आसपास वेव्स की इक्वेशन है ना, नॉर्मल वेव की इक्वेशन या स्पीड ऑफ वेव्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। जहां तक मैं बात करना चाहूंगा तो स्पीड ऑफ वेव्स, जैसे अगर आपको किसी 12th के चैप्टर में वेव्स की इक्वेशन करके कोई अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि उसमें के क्या होता था, है ना, लैम्डा क्या होता है ना, वी क्या होता है ना, के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना। ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। समझ आया? पक्का? चलो, तो अभी के लिए मैं आपसे क्या बोलना चाहूंगा, अभी के लिए हम आपसे क्या बोलना चाहेंगे। लो भाई नहीं लिख रहा है, कोई बात नहीं है, यहीं पे ओवर करेंगे हम। यहां पर मैं शॉर्ट के लिए आपके लिए थैंक यू लिख देता हूं बच्चों, थैंक यू, ठीक है। एंड मेरा नाम तो आप सभी जानते ही होंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं है ना, लेकिन मेरा नाम है अभिनव मौर्य एंड मैं था आपका फिजिक्स एजुकेटर जिसने आपको पूरी की पूरी 11th पढ़ाई है, पूरी की पूरी 11th पढ़ाई है टर्म 2 की, है ना। आधे बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर पूरी कहाँ पढ़ाई है आपने, टर्म 2 तो पढ़ाया। तो यस, तो मेरा नाम है अभिनव मौर्य एंड मैंने आपको टर्म 2 की पूरी फिजिक्स पढ़ाई है। एंड अभी जाके अब आपके साथ मैं 12th के लिए भी बिल्कुल साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है बच्चों, प्लीज जो भी मैंने आपको अभी के लिए बताया है, जो भी मैंने आपके चैप्टर्स को डिटेल बनाए हैं, इसको एटलीस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो जो चीज़ें डिटेल में दी गई हैं उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, प्लीज़, ठीक है। मेरे पास अब 2 मौके और हैं आपके लिए एक काम करने के लिए। एक चीज़ तो ये कि इस क्लास के बाद जिन बच्चों के पेपर्स बचे हैं और वो चाहते हैं कि अगर मैं अभी भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लेके आऊँ चैप्टर के जो बचे हुए हैं, तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। और अगर जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी नहीं, आप जो 11th के कुछ चैप्टर्स है जिनका रिवीजन आप ही करा दीजिए, तो वो बच्चे भी कमेंट में लाइए। एंड बच्चों रिवीजन ऐसे नहीं हो पाएगा कि अगर आप बोलो कि रोटेशन पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको अगर काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह अगर नहीं आते होंगे तो आप रोटेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट कि शुड आई स्टार्ट विथ द काइनेमेटिक्स राइट फॉर अ रिवीजन पर्पस, तो प्लीज डू कमेंट एंड मेरे को कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिए यस सर स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स पार्ट। हम बिल्कुल डिटेल में नहीं, लेकिन इतना तो मैं आपको बताता ही हुआ चलूंगा कि आपको सारी प्रोसेस, सारी चीज समझ आती चली जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट होगा कवर करा देंगे जब तक आपके 12th स्टार्ट नहीं हो जाती इस चैनल पर, तब तक, करेक्ट। जब 12th, और ये सारी चीजें आपको खुद के लिए बोला है मैंने, ठीक है, जितना मेरे से बनेगा, जितना, जब तक हमारा 12th का स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ रहूंगा एंड आपको 11th का टर्म 1 का भी रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। बाकी टर्म 2 के जो चैप्टर्स मैंने अभी बताया ऑसिलेशन से, ये आपको ऑलरेडी चैनल्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम मिलते हैं, क्लास 12th में भी आपको स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपना रिविजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। चलो टाटा, बाय बाय।